द विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का इतिहास। हमारा विषय है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। सौरभ मिश्रा के साथ इस अध्याय को समझें। क्या कभी सोचा है कि संपत्ति के अधिकार या संसाधनों के ऊपर अधिकार वर्ण के हिसाब से भी हो सकते हैं, यानी वर्ण के ऊपर भी आधारित हो सकते हैं? तो चलिए, इस सेशन में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या वर्ण के आधार पर संपत्ति के अधिकार होते थे क्या? मैं हूं सौरभ मिश्रा, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द विद्यार्थी क्लासेस में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा था बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसको। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण और संपत्ति के अधिकार। तो जैसे कि टाइटल से ही, इस टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि संपत्ति के अधिकार किससे जुड़े हुए? वर्ण से जुड़े हुए। कि क्या वर्ण के आधार पर संपत्ति के अधिकार होते थे क्या? यानी कोई अपर क्लास वाला है, यानी ऊंचे वर्ग वाला है, वर्ण वाला है, तो उसके पास में ज़्यादा संपत्ति होगी, और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके पास कम संपत्ति होगी। ऐसा था क्या कुछ? चलिए, तो सबसे पहले इसमें बात की गई है कि समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि वर्ण के ऊपर आधारित व्यवस्था तो बनाई गई थी। लोगों की जीविका डिसाइड थी कि कौन क्या काम करेगा। 4 वर्ण बनाए गए थे जीविका के आधार पर, किसके पास में क्या काम होगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करी गया, जो शूद्र थे उनके पास जो जीविका का, जो मेन जीविका चलाने का या अपना जीवन यापन करने का जो मेन जरिया था, वो था सेवा। यानी अपर जो 3 क्लास हैं उनकी सेवा करके ही इनकी जो जीविका है वो चल सकती है, यानी इनका जो जीवन यापन है वो हो सकता है। यानी इन तीनों वर्ग की आपको क्या करनी पड़ेगी? सेवा करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय की, तो इनके पास में, या वैश्य, इनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे। ब्राह्मण भी पूजा पाठ कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, ठीक है, ग्रंथों की रचना हो रही है तो उसमें भी शामिल है। क्षत्रिय है तो भाई वो सुरक्षा का काम कर रहा है, या कहीं का वो राजा है, ठीक, कहीं सेना में है। और वैश्य की बात करें तो वो व्यापारी है, कोई किसान कृषि कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यानी तीनों, बाकी 3 वर्ण के तो जो जीविका के जो साधन हैं वो कई सारे हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है शूद्रों के जीविका के साधन सिर्फ एक ही है कि भाई तीनों वर्ण की आपको क्या करनी है? सेवा करनी है। चलिए, तो यहाँ पर यही बताया, अगर यही क्राइटेरिया समाज का है संपत्ति का अधिकार को लेकर, तो इसका मतलब तो हमें ये समझना चाहिए कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है वही सबसे धनी होगा, क्योंकि इनके पास कई सारे ऑप्शन है ना, और ये नंबर 1 नंबर 2 पे आ रहे हैं, यानी टॉप पे तो यही लोग बैठे हैं, तो भाई धनी भी तो नहीं होना चाहिए। और जो शूद्र है वो तो भाई बिल्कुल भी धनी नहीं होगा, बिल्कुल गरीब होगा। क्यों? निर्धन होगा वो, क्योंकि वो बस सेवा करने का काम है, उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे ज़्यादा धनी होते थे, लेकिन कहीं कहीं ये भी देखने को मिला कि निर्धन ब्राह्मण भी होते थे। यानी सभी ब्राह्मण धनी नहीं थे, कुछ ब्राह्मण ऐसे भी थे जो निर्धन थे, गरीब थे, वो अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से चला पाते थे, भिक्षा मांग वगैरह करके, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। एक तरफ तो ब्राह्मणों के विचारधारा को क्या किया जा रहा है, उनके कॉन्सेप्ट को नए रूप दिए जा रहे हैं, उनको लिखा जा रहा है धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों में। और दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इन वर्ण व्यवस्था की, जो ब्राह्मणों की बनाई गई वर्ण व्यवस्था है, इसकी आलोचना भी करते हैं। यही देखने को हमें मिलता है आगे चल के। यानी समाज में ऐसे भी अब कुछ लोग आ जाते हैं जो क्या करने की कोशिश करते हैं? वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने की कोशिश करते हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था सही नहीं है, ठीक। और ये आलोचना सबसे पहले किसने की? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का ऐसा मानना था कि ठीक है, समाज में विषमताएं हैं, भेद हैं, डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस कोई भी नैसर्गिक या स्थायी नहीं है। नैसर्गिक मतलब नेचुरल, यानी प्रकृति की देन नहीं है भाई। प्रकृति ने आपको अलग बना के नहीं भेजा है कि भाई ये ब्राह्मण रहेगा, ये क्षत्रिय रहेगा, या ये शूद्र रहेगा। प्रकृति ने तो सबको एक जैसा बनाया, सबके हाथ पैर बराबर दिए हैं। ये तो नहीं है किसी को 2-4 हाथ पैर ज़्यादा दे दिए, सबको बराबर मिले हैं। तो यही हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि बौद्ध धर्म जो इसी वजह से क्या करता है, इनकी आलोचना करता है कि विषमताएं समाज में है, मानते हैं, लेकिन जो ये विषमताएं हमने बना दी हैं यहाँ पर, और कहते हैं कि भाई जन्म के आधार पर, कि आपका जन्म अगर ब्राह्मण परिवार में होगा तो ब्राह्मण ही रहोगे, और शूद्र परिवार में होगा तो शूद्र ही रहोगे, ये गलत है। ये प्रकृति ने ऐसा नहीं बनाया। इंसान अपने कर्मों से ब्राह्मण का भी काम कर सकता है, अगर उसके कर्म सही नहीं होंगे या वो नॉर्मल काम करने वाला व्यक्ति हो तो शूद्र भी कहला सकता है। ये चीज़ कौन कहते हैं? भाई बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा।
यानी कि अभी हमने पढ़ा कि समाज में कुछ अब ऐसे भी लोग आ गए जो कि वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हैं। तो ऐसा भी कोई क्षेत्र था भारत के अंदर जहाँ पर ये वर्ण व्यवस्था मानी ही नहीं जाती थी। तो वो कौन सा क्षेत्र था, उसी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। तो जैसे कहीं पर हमने अभी ये पढ़ा कि भाई संपत्ति के आधार पर लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा डिसाइड होती थी कि भाई जिसके पास जितनी संपत्ति होगी उसका उतना सम्मान होगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पर ये संपत्ति के आधार पर डिसाइड नहीं होता था कि आपका सम्मान हमारे समाज में कितना होगा। वो डिसाइड होता था इस वजह से, अगर किसी व्यक्ति के पास संसाधन है, संपत्ति है, और उसके साथ साथ वो दानशील व्यक्ति है, यानी समाज में वो दान वगैरह करने वाला लोग व्यक्ति है, तो उसको समाज सम्मान देगा। अगर वही दूसरा कोई कृपण व्यक्ति है, यानी अपनी संपत्ति को बस संग्रह करना जानता है, यानी उसको वो समाज में लोगों के साथ मिल बांट कर शेयर नहीं करना चाहता है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को घृणा का पात्र माना जाता था। अब ये इलाका कौन सा है? तो ये इलाका था तमिलकम, जिसे आज के टाइम पे आप तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। तो तमिलनाडु और उसके आसपास का जो इलाका था उसे तमिलकम कहा जाता था। तो ये जो तमिलकम क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसे ही लोग थे, यानी जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे तो फिर क्या था? तो वहाँ पर कई सारी सरदारियाँ बनी थी, यानी बहुत सारी सरदारियाँ होती थी, यानी अलग अलग लोग होते थे, अलग तरीके से जैसे ट्राइब्स होते हैं वैसे ही बहुत सारे अपने ग्रुप्स होते थे, और उनका कोई हेड होता था जिसे सरदार बोला जाता था। तो ऐसी कई सारी वहाँ पर सरदारियाँ देखने को मिलती है। तो लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ पर ऐसी बहुत सारी सरदारियाँ हैं, जैसे चोल, चेर, पांडे, है ना, ये सारी सरदारियों के नाम है जो कि आगे चलकर इस वाले रीजन में, इस वाले क्षेत्र में शासन चलाते हैं और व्यवस्था वहाँ की संभालते हैं। तो ये लोग वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे कि वर्ण व्यवस्था की आलोचना की जाती थी, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर क्या बने, सरदारियाँ बनी। और ये जो सरदारियाँ जो बनी थी, यहाँ के जो हेड थे, ये लोग क्या करते थे, इनकी तारीफ करने वाले जो लोग, इनके गुणगान गाने वाले जो लोग हैं, कवि वगैरह या कोई वहाँ का दूसरा कोई किसान वगैरह, उनको ये लोग आश्रय देते थे, यानी ये आश्रयदाता थे उन लोगों के लिए। ऐसे ही चीज़ों के बारे में हमें संगम साहित्य में जानकारी मिलती है, इन्हीं सरदारियों के बारे में, यहाँ की इस व्यवस्था के बारे में, जो कि तमिल भाषा में संगम ग्रंथ लिखे गए थे, संगम साहित्य लिखे गए थे। इसमें ये तो कहा गया है कि धनी और जो निर्धन है इसके बीच में डिफरेंस तो यहाँ था, लेकिन वर्ण व्यवस्था वाला डिफरेंस यहाँ पर नहीं था। ठीक। और संसाधनों का मिल बांट कर उपयोग करने के लिए कहा जाता था कि अगर मान लो किसी के पास में संसाधन है तो उनसे ये उम्मीद की जाती थी, भाई आपके पास में ज़्यादा रिसोर्स है, आप क्या करोगे, समाज के लोगों के साथ में मिल बांट कर इस्तेमाल करोगे, जिनके पास में नहीं है उनके साथ में आप शेयर करोगे, ये इनसे उम्मीद की जाती थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक सामाजिक अनुबंध, यानी अब समाज में जो विषमताएं हैं उसकी व्याख्या कैसे की गई, उसी में हम जानेंगे कि एक सामाजिक अनुबंध यानी समाज में कुछ एग्रीमेंट्स हुए, तो एग्रीमेंट क्या थे उसी के बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो होता क्या है कि बौद्ध जो धर्म के जो लोग हैं, उन लोगों ने समाज में जो विषमताएं फैली थी उसके लिए कई अलग अलग अवधारणाएं थी कि समाज में जो इतने डिफरेंसेज हैं, इतने जो भेद हैं, ये किस वजह से हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो समाज के जो अंतर विरोध है, यानी लोगों के बीच में आपस में विरोध है, उनको कैसे नियमित किया जा सकता है, मतलब कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, जो अवरोध है या अंतर विरोध है उनको कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए भाई हमें कुछ संस्थान की ज़रूरत है, नहीं ऐसा ही कुछ इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इन सभी चीज़ों को मैनेज कर सके। तो इसके ऊपर भी जो बौद्ध लोग हैं, यानी बौद्ध धर्म के लोग हैं, उन्होंने ध्यान दिया। अब आगे क्या होता है कि इन्हीं का ही एक ग्रंथ है सुत्त पिटक नामक, ठीक है, सुत्त पिटक नाम का जो ग्रंथ है उसमें कुछ बातें बताई गई हैं, यानी कि कुछ मिथ है, यानी मिथक दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि मानव जो है ना वो शुरुआत से पूरी तरीके से विकसित नहीं, धीरे धीरे रिवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे चेंजेस आए, तब विकसित हुआ है। जो हमारा वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे, ये सब जंगल वंगल सब कुछ, ये भी धीरे धीरे विकसित हुए। तो जब ये धीरे धीरे विकसित हुए, यानी मानव जब पूरी तरीके से विकसित नहीं था, जंगलों में रहता था, तो भाई सही तरीके से अपना जीवन यापन करता था। सही तरीके से मतलब जितने चीज़ की ज़रूरत है, यानी बस क्या चाहिए भाई, जंगल में रह रहे हैं, खाने के लिए तो चाहिए सुबह शाम, तो जितना अभी खाने की ज़रूरत है हमें, ये उतना ही प्रकृति से लेते थे। ये नहीं कि आज हमने तो खा लिया लेकिन कल परसों 2-4 दिन का स्टोर करके रख लें, नहीं, जितनी हमें अभी ज़रूरत है बस हम क्या करेंगे, उतना ही प्रकृति से लेंगे और उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं लेंगे।
लेकिन धीरे धीरे समय बदला। अब जो मनुष्य है वो धीरे धीरे क्या हो गया, लालची हो गया, उसके अंदर लालच आ गया। अब वो चीज़ों को संग्रह करने लग गया। और जब एक बार आपको संग्रह करने की आदत लग जाएगी, तब आप क्या करने लगोगे, हर एक चीज़ को संग्रह करोगे, है ना। आपके अंदर बहुत ज़्यादा लालच आ जाएगी। तो भाई इंसान क्या हो गया, भाई मनुष्य लालची हो गया, हिंसक हो गया। अब आपस में भाई चीज़ों को लेकर, संसाधनों को लेकर आपस में लड़ने झगड़ने लग गया, कपटी हो गया, एक दूसरे को धोखा देना, ठीक है, छल करना, तो ये सब हो गया। तो इस तरीके से कहते हैं कि जब इंसान है, मनुष्य है ना, तब जाके ये इतना सारा क्या हुआ है। पहले तो वो भी विकसित नहीं था, तब सब कुछ सही था, समाज बिल्कुल अच्छे तरीके से चलता था, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई किसी से मन मुटाव नहीं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो खाने के लिए मिल रहा है खा रहे हैं और उसी में खुश हैं। लेकिन भाई धीरे धीरे जब लोगों के अंदर लालच आ गया ना, तभी ये सारी समस्याएं, लड़ाई झगड़े सब कुछ शुरू हो गए। तब यहाँ पर एक ज़रूरत आई, एक ऐसे संस्था की, ऐसी व्यवस्था की, जहाँ पर जो इन सभी चीज़ों को कोई मैनेज करने वाला हो। मैनेज करने वाला मतलब कि भाई इंसान लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कौन शांत कराएगा। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना कि उनके ऊपर किसी का नियंत्रण हो, जो कुछ नियम कानून बनाए जिसके हिसाब से मनुष्य चले और उसी हिसाब से अपना जीवन यापन करे। ठीक, तो इसके लिए क्या किया, एक नियम बनाया, एक व्यवस्था बनाई कि चलो क्या करते हैं, जो हमारा समाज है ना, समाज में से एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो गलत को गलत कह सके, उसे सजा दे सके, सही को प्रोत्साहन दे सके। ठीक, ऐसी व्यवस्था करो कि कोई ऐसा व्यक्ति चुनो जो गलत को गलत कहे, पनिशमेंट दे ऐसे व्यक्ति को जो कुछ गलत कर रहा है, जो सही है उसको क्या करे, प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को चुनो, जो डिसीजन ले सकता हो हमारे पूरे समाज के लिए, कि जो समाज की भलाई के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को चुनो। और ऐसे व्यक्ति को चुनोगे तो उसको क्या दोगे, उसको एक कटोरा चावल, यानी एक तरीके से टैक्स के रूप में आप उसको उसकी सेवा के बदले ये चीज़ दोगे। उस व्यक्ति को कौन चुनेगा, समाज मिलकर चुनेगा, यानी जो जनता है समाज की वो चुनेगी। और जब जनता चुनेगी तो इसे क्या कहा जाएगा, उस व्यक्ति को महासम्मत। तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा महासम्मत, क्यों, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर सबकी सहमति से चुना हुआ व्यक्ति है, इसीलिए इसका नाम पड़ा महासम्मत। यहीं से फिर कॉन्सेप्ट आता है राजा वाला, कि भाई राजा होगा, उसकी प्रजा होगी, प्रजा के ऊपर नियंत्रण होगा, प्रजा कैसे काम करती है, खेती करती है, क्या करती है, उन सभी चीज़ों पर नज़र रखेगा, लड़ाई झगड़े होंगे कुछ तो सुलझाएगा, ये काम कौन करेगा, राजा। तो यही महासम्मत का कॉन्सेप्ट आए। उसको क्या दिया जाएगा, कर, यानी वो जो सेवा दे रहा है, तो ये सर्विस ही तो है। आजकल जो पॉलिटिशियंस हमारी करते हैं, सर्विस ही तो कर रहे हैं, सेवा ही तो कर रहे हैं, तो उसके बदले हम उन्हें क्या देंगे, कर देंगे, टैक्स देंगे। और इसी तरीके से क्या हुआ, बताया गया कि जो आर्थिक और जो सामाजिक संबंध है ये बना कैसे, तो भाई मनुष्य को कर्मों से, यानी कि जो मनुष्य है उसके जो कर्म थे उसी के आधार पर आर्थिक और सामाजिक संबंध बनते हैं। ठीक, और इसी तरीके से सामाजिक अनुबंध यानी समाज का जो एग्रीमेंट था ये तैयार हुआ। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, यानी कि जो इतिहासकार हैं, इस चैप्टर में जो बातें कही गई या कोई भी जब इतिहास लिखते हैं तो कुछ स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में किस स्रोत का इस्तेमाल किया गया है, जैसे महाभारत का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें हम अभी यही जानेंगे कि इतिहासकार महाभारत का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी ग्रंथ का इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं उसका इस्तेमाल करने में। ठीक, तो जैसे कि हम अभी पढ़ के आए हैं इस चैप्टर में अलग अलग चीज़ों के बारे में, महाभारत की कई सारी कहानियाँ समझी। ठीक, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इतिहासकार हैं वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते होंगे कि कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, तब जाके ये क्या करते होंगे, पूरा इतिहास तैयार करते होंगे। तो जैसे इतिहासकार ये भी ध्यान देंगे कि भाई इसकी भाषा क्या है, यानी जो ग्रंथ लिखा गया है जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्रोत है उसकी भाषा क्या है। जैसे पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है या तमिल भाषा है जो कि आम जनता इस्तेमाल करती थी, या फिर संस्कृत भाषा है जिसे पुरोहित वगैरह या ज्ञानी लोग इस्तेमाल करते थे। तो इन चीज़ों का यानी कि भाषा के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि भाषा क्या है, यानी इस ग्रंथ को लिखा गया है कौन सी भाषा में। इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये ग्रंथ कौन कौन पढ़ सकते थे उस समय, है ना। संस्कृत में सिर्फ लिखा होगा तो उससे क्या होगा, सब नहीं पढ़ पाएंगे, और आम भाषा में लिखा होगा तो आम जनता भी पढ़ सकती है। तो हमने देखा अभी कि जो महाभारत है उसके बहुत सारे अवशेष जो मिले हमें, या अभिलेख वगैरह उससे जुड़े मिले हैं, पट्टिकाएँ मिली हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाओं में भी मिली हैं। ठीक, नेक्स्ट है भाई ग्रंथ का प्रकार। ये जो ग्रंथ लिखा गया है ये किस प्रकार का है, उसमें क्या सिर्फ मंत्र लिखे गए हैं, यानी मंत्रों के द्वारा व्याख्या की गई है,
अब मंत्रों के द्वारा व्याख्या की जाएगी तो सिर्फ अनुष्ठानिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा मंत्र, या जो अनुष्ठान कराने वाले लोग हैं वही समझ पाएंगे इसको, ठीक है, आम लोग नहीं समझ पाएंगे। या फिर इसमें कथाएं हैं, यानी इसमें कथा का इस्तेमाल किया गया है जो कि सरल होती है, आसानी से लोगों को समझ में आ जाती है, जो आम जनता है वो भी इसमें सही तरीके से समझ सकते हैं और लोग इंटरेस्ट लेकर इसको सुनेंगे भी, ठीक। या फिर और क्या जानने की कोशिश करते हैं कि इसको लिखने वाले लेखक या कई सारे अगर लेखक हों तो उनकी भी ये जानकारी इकट्ठी करते हैं कि भाई लिखा किसने है। इससे क्या पता चलेगा कि लिखने वाले के विचार कैसे थे। कई बार होता है कि कुछ किसी मुद्दे पे हम बात करते हैं तो हम जिस साइड रहते हैं ना, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड, हम जिस साइड रहेंगे हम उसी की ही बात करेंगे। और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सिर्फ नेगेटिव की बात करे, कोई ऐसा होगा सिर्फ पॉजिटिव ही बात करे, है ना। तो हमारे विचार के ऊपर डिपेंड करता है ना, हम उसके पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड। तो यहाँ भी वही है कि लेखक जो है वो जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन उनके विचार किस प्रकार के हैं, वो किस तरीके से समाज में लोग उनको मानते हैं, उसके आधार पर हमें पता चलेगा कि ये जो ग्रंथ जो लिखा गया है ये कितना रिलेवेंट है, कितना लोग आसानी से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि इसको सुनने वाले कौन है, श्रोता कैसे हैं, यानी वहाँ की जो जनता है, जो ग्रंथ लिखा गया तो जो श्रोता है वो कैसी है, यानी अच्छे से सुनने वाले लोग हैं, ठीक है। क्योंकि अगर लेखक अगर लिख रहा है, उसकी जो रचना है तो किसके लिए लिखेगा भाई, सुनने वालों के लिए तो लिखेगा। मान लो अगर मैं कोई बुक राइट करूँ, अभी लिखूँ, तो बुक उसके लिए लिखूंगा ना कि कोई स्टूडेंट पढ़े, ऐसा तो नहीं लिखूंगा उसमें कि कोई स्टूडेंट पढ़े ही ना, फायदा है क्या लिखने का, नहीं ना। तो यहाँ पर देखा जाता है कि श्रोता कैसे थे, रचना काल, टाइम पीरियड क्या था, लिखा कब गया, रचना भूमि, लिखा कहाँ जा रहा है, कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में लिखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, देखी जाती हैं एक ग्रंथ के बारे में जब इस्तेमाल करते हैं इतिहासकार। तो यहाँ पर कौन से ग्रंथ का इस्तेमाल किया, महाभारत का। तो महाभारत कितना है भाई, बहुत ज़्यादा जटिल ग्रंथ है, उसको इतने आसानी से समझा जा सकता है क्या, नहीं, है ना। तो उसमें अलग अलग जगह से देखा आपने कि कहीं जम्मू कश्मीर से कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ तमिलनाडु के क्षेत्रों से मिल रही हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें, इनसे जानकारियाँ मिल रही हैं। तो इसके बारे में भाई जानकारी इकट्ठी करना तो और ज़्यादा मुश्किल है। तो इतिहासकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ काम था ये सारा महाभारत की जानकारी लेकर आना, ठीक है। तो महाभारत जैसे इतने बड़े ग्रंथ के बारे में जानकारी निकालना, ये हमारे इतिहासकारों के लिए कितना कठिन रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हमारे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल से रिलेटेड सारे कंटेंट यहाँ पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।